दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे, ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे, वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके
हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले। क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। वकील बहू जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है, आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ माँ जी, रोटी तो कब की बन गई। मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो, जज नहीं हूं मैं तेरे कोर्ट की, सास हूं सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूं मैं इन वकीलों को, अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारी के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर? टोक दिया ना, अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा, ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बढ़िया आई पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है
कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ? फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है। पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है। इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहू रानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप हमारी बहू से, बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास। इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है, तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा।